अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पाड़ा। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है नर्वस एंड दी सेंसरी फंक्शन इन रेप्टाइल्स। ठीक है, तो रेप्टाइल्स के हम नर्वस सिस्टम की बात करेंगे, इनके अंदर होने वाले सेंसरी फंक्शंस जिस तरह के इनकी आईज, इसके अलावा इसके सेंसेस जैसे कि इनकी आईज, ईयर्स, ठीक है, सीवरल ग्लैंड्स, ठीक है, उसकी वन बाय वन हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैं आपके सामने डिस्क्राइब करूँगी वो है इनका नर्वस सिस्टम। उसके बाद इनकी सेंसेस जो है वो जो चीज़ें सेंस करते हैं, ये देखते हैं, सूंघते हैं, ठीक है, उसके बाद हम वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, बेसिकली अगर हम रेप्टाइल्स के नर्वस सिस्टम की बात करें यहाँ पे, ठीक है ना, अगर मैं रेप्टाइल्स के नर्वस सिस्टम को यहाँ पे आपके सामने डिस्क्राइब करूँ तो वन बाय वन हम इसके पॉइंट्स बनते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल की जो इनका नर्वस सिस्टम होता है ना रेप्टाइल्स का, वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। ठीक है, हम इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द सेकेंड वन इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो ये होगी दो कैटेगरीज इनके नर्वस सिस्टम की। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को नेक्स्ट जो है वो और इसकी डिवीजन होनी है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को भी हमने देखना है। ठीक है, तो अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रेन इज डिवाइडेड, देयर नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम PNS। ठीक है, दो पार्ट्स हो गए। अब ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अगेन डिवाइड किया जाता है दो पार्ट्स में, वो है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने हाईलाइट किया है ब्रेन को, तो इसका मतलब यहाँ पे भी हम डिस्कस कर रहे हैं ब्रेन के बारे में। अगर हम ब्रेन की बात करें तो ब्रेन जो है इनका रेप्टाइल्स का वो काफ़ी डेवलप्ड होता है एम्फीबियन के मुकाबले में। ठीक है ना, लेकिन एज कंपेयर टू बर्ड्स एंड मैमल्स के थोड़ा लेस कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन मोर डेवलप्ड होता है, मोर कॉम्प्लेक्स होता है एज कंपेयर टू दी एम्फीबियंस। तो ब्रेन बेसिकली इनका तीन पार्ट्स में डिवाइड करता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड दी हाइंड ब्रेन। ठीक है, तो अगर हम बात करें फोर ब्रेन की, तो फोर ब्रेन के भी नेक्स्ट पार्ट्स हैं वो बेसिकली दो हैं, एक है सेरिब्रम और एक है ओल्फैक्टरी लॉब। अगर हम सेरिब्रम की बात करें तो सेरिब्रम का काम क्या है, इसने इनके अंदर लर्निंग का बिहेवियर करवाना होता है, इनको चीज़ें याद रहती हैं ड्यू टू सेरिब्रम, इनकी मेमोरी कायम रहती है ड्यू टू सेरिब्रम। ठीक है, जो हमारे पास रेप्टाइल्स होते हैं। दूसरा है ओल्फैक्टरी लॉब। ओल्फैक्टरी लॉब कहाँ पे होता है, फोर ब्रेन का पार्ट है। तुम्हें पता है यहाँ पे ओल्फैक्शन वर्ड की बात आ गई, ओल्फैक्टरी बात आ गई, वो चीज़ स्मेल के साथ जो है वो रिलेट करती है। ठीक है ना, तो ये सेंस ऑफ स्मेल के साथ रिलेट करती है। तो फोर ब्रेन इज डिवाइडेड बेसिकली इनटू टू पार्ट, सेरिब्रम एंड दी ओल्फैक्टरी लॉब। सेरिब्रम इज इन्वॉल्व इन लर्निंग एंड मेमोरी एंड ओल्फैक्टरी लॉब इज इन्वॉल्व इन देयर स्मेल। ठीक है, टू डिटेक्ट स्मेल, इंपॉर्टेंट फॉर स्मेल। उसके बाद सेकेंड पार्ट है इनका वो है मिड ब्रेन। ठीक है, तो जो इनका मिड ब्रेन होता है इसके अंदर होते हैं ऑप्टिक लॉब्स। तो जहाँ पे ये वर्ड ऑप्टिक आता है ये रिलेट करता है देखने से, ठीक है ना, विजन से रिलेट करता है। दिस ऑप्टिक वर्ड इज रिलेट टू विजन। ठीक है, तो ऑप्टिक लॉब ने क्या करवाना होता है, इसने इनके अंदर विजुअल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है, विजुअल सेंसिंग प्रोवाइड करनी होती है इस ऑप्टिक लॉब ने मिड ब्रेन के। अच्छा, तो उसके अलावा अगर हम मिड ब्रेन की भी बात कर लिए, अब हम बात करते हैं हाइंड ब्रेन की। ठीक है, हाइंड ब्रेन बेसिकली थर्ड पार्ट है ब्रेन का रेप्टाइल्स के, और हाइंड ब्रेन जो है वो नेक्स्ट डिवाइड करता है दो पार्ट्स के अंदर, एक है सेरिबलम और दूसरा है मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, तो सेरिबलम का काम क्या है, इससे मोटर रिस्पॉन्स करना होता है, मोटर कोऑर्डिनेशन करनी होती है, मोटर फंक्शन परफॉर्म करना होता है। तो मोटर फंक्शन, मोटर कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है कि इसने लिंक्ड करना होता है ब्रेन के पार्ट्स को नेक्स्ट रिस्पॉन्स जनरेट करवाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट रिस्पॉन्स जनरेट करवाने के लिए इसने ब्रेन के पार्ट्स को लिंक्ड करना होता है आपस में। ठीक है, नेक्स्ट है मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, तो मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है इसका काम क्या है, इसने नेक्स्ट जो है ये ऑटोनॉमिक फंक्शन परफॉर्म करने होते हैं, जिसमें आता है ब्रीथिंग यानी कि सांस लेना, हार्ट रेट को कंट्रोल करना, हार्ट रेट ज़्यादा है, हार्ट रेट कम है, इस प्रोसेस को कंट्रोल भी मेडुला ऑब्लोंगेटा करता है। ठीक है, तो ब्रेन के बेसिकली तीनों पार्ट्स की भी हमने डिस्कशन कर ली। नेक्स्ट हम देखते हैं स्पाइनल कॉर्ड किस तरह का होता है रेप्टाइल्स का।
अब हम बात करते हैं स्पाइनल कॉर्ड की, कि स्पाइनल कॉर्ड किस तरह का होता है रेप्टाइल का। तो स्पाइनल कॉर्ड जो होता है रेप्टाइल का, ये वर्टिब्रल कॉलम की लेंथ तक एक्सटेंड किया होता है इसने, ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम क्या है, इनकी जो रीढ़ की हड्डी होती है, ठीक है, तो इसकी पूरी लेंथ तक स्पाइनल कॉर्ड ने एक्सटेंड किया होता है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट अगर हम स्पाइनल कॉर्ड की बात करें, तो स्पाइनल कॉर्ड ने सिग्नल भेजने हैं ब्रेन से बॉडी तक। ब्रेन से ये सिग्नल लेगा और पूरी बॉडी में ये ट्रांसफर कर देगा इन सिग्नल की सेंसेशन को, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इनके अंदर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की। अगर हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करें, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर आती हैं दो तरह की नर्व्स, एक है सोमैटिक नर्व और दूसरी है एटोनॉमिक नर्व्स, ठीक है। तो अगर हम सोमैटिक नर्व्स की बात करें, तो इसने कंट्रोल करना होता है वॉलंटरी मसल एक्शन, वो मसल एक्शन जो ये खुद करवाना चाहते हैं, किसी चीज़ को पकड़ना, चलना, ठीक है, भागना, ठीक है ना। तो ये सारे जो मसल्स के एक्शन जो ये खुद परफॉर्म करवाना चाहते हैं, वो ये सोमैटिक नर्व्स करवाएंगे। लेकिन ऑटोनॉमिक नर्व्स ने क्या करवाना है, इसने करवाना होता है इनवॉलंटरी फंक्शन। इनवॉलंटरी फंक्शन जो इनके बस में नहीं है, जिस तरह के खुराक की डायरेक्शन वगैरह और हार्ट बीट, ठीक है, जो इनके अपने बस में नहीं है, ये खुद नहीं करवाते, इनकी बॉडी ऑटोमेटिकली करवाती है, वो एटोनॉमिक नर्व्स इन्होंने करवाना होता है इनके अंदर, ठीक है। तो बेसिकली हमने पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की भी यहाँ पे बात कर ली है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं इनके अंदर सेंस ऑर्गन्स की, ठीक है। सेंस ऑर्गन जो रेप्टाइल्स के होते हैं उसकी हम यहाँ पे डिस्कशन देखते हैं। तो बेसिकली जो सेंस ऑर्गन होते हैं रेप्टाइल्स के, वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं। रेप्टाइल्स हैव वेरी कॉम्प्लेक्स सेंसरी सिस्टम, ठीक है। तो ये किस तरह पता चलता है, ये कमीलियंस का जो मेथड होता है ना फीडिंग का, उसके हिसाब से पता चलता है, ठीक है। वो जिस तरह वो खाते हैं ना किसी चीज़ को, उस पकड़ते हैं, ठीक है ना, किसी चीज़ को, ठीक है ना, किसी चीज़ को कैप्चर करते हैं, तो उससे पता चलता है कि इनका जो कॉम्प्लेक्स और जो सेंस ऑर्गन होते हैं वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो बेसिकली कमीलियंस के केस में होता क्या है कि इनकी जो आईज होती हैं वो काफ़ी बाहर की तरफ निकली हुई होती हैं, प्रोट्रूडिंग आईज, दे हैव प्रोट्रूडिंग आईज, ठीक है। तो काफ़ी बाहर की तरफ निकली होती है, और इनकी जो आईज होती हैं वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली मूव करती है, कि मतलब एक आंख इस तरफ देख रही है, दूसरी आंख दूसरी तरफ देख सकती है एट ए टाइम, ठीक है। तो हर आई का जो फील्ड ऑफ व्यू होता है, हर आई का जो व्यू होता है वो डिफरेंट होता है दूसरी से। मतलब कि एक आंख जगह अगर ऊपर देख रही है तो दूसरी आंख लेफ्ट की तरफ देख रही है, एक आंख राइट की तरफ देखती है, तो दूसरी आंख जो है वो कहाँ पे देखती है, वो नीचे की तरफ देख सकती है। मतलब कि आई व्यू क्या है इनका, एक दूसरे से दोनों आईज का व्यू एक दूसरे से डिफरेंट हो सकता है, क्लियर। तो जिसकी वजह से दोनों आईज जो हैं ये जब भी ये किसी भी इंसेक्ट को देखती हैं, ठीक है ना, तो ये उसके ऊपर जो है वो अपना खुद को, अपनी आईज को क्या करती हैं, अपनी आईज को कन्वर्ज कर देती हैं प्री के ऊपर, उसके ऊपर ही टिका लेती हैं अपनी आईज को, ठीक है ना। तो जिसकी वजह से क्या होता है, एक बायनोक्यूलर विजन वहाँ पे प्रोड्यूस होती है। तो बायनोक्यूलर विजन एक ऐसी विजन होती है जिनमें दोनों आईज एट ए टाइम जो है वो एक ही जो है वो दो इमेजेस क्रिएट करती है। मतलब कि दो आईज, एक है लेफ्ट आई और दूसरी है राइट आई। तो एट ए टाइम लेफ्ट आई लेफ्ट इमेज क्रिएट करेगी, राइट आई राइट इमेज क्रिएट करेगी, और ब्रेन इन इमेजेस को कंबाइन करेगा, ठीक है ना। तो इसे ऐसी विजन को क्या कहा जाता है, बायनोक्यूलर विजन कहता है, ठीक है ना। इन दोनों इमेजेस को स्लाइटली कंबाइन किया जाता है और एक सिंगल 3 डायमेंशनल पिक्चर वहाँ पे क्रिएट करवा ली जाती है, ठीक है, क्लियर। बायनोक्यूलर विजन का फ़ायदा क्या होता है, ये नोक्यूलर विजन से पता चल जाता है कि जो चीज़ है वो कमीलियन की रेंज में है। इंसेक्ट जो है, इनकी जो खुराक है, इंसेक्ट या इनवर्टिब्रेट, वो इनकी रेंज में है भी या नहीं, ये इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है, क्लियर। तो बेसिकली यहाँ पे अब हम बात करते हैं आइज ऑफ रेप्टाइल्स की, ठीक है। तो रेप्टाइल्स की आइज जो होती हैं, ये इनकी सेंस जो होती हैं ना, वो बहुत तेज़ होती हैं, क्योंकि इनके अंदर विजन जो होगी ना वो सबसे डोमिनेंट सेंस होगी। इनको विजन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है जो है वो हमारे पास प्री वगैरह को लोकेट करने के लिए, ठीक है। तो इनकी आइज जो होती हैं समहाउ ये सिमिलर होती हैं एम्फीबियन से, लेकिन इनके अंदर फोकसिंग मेथड जो होता है, इनका फोकसिंग मैकेनिज्म जो होगा वो काफ़ी ज़्यादा हाई होगा एज कम्पेयर टू दी एम्फीबियन, ठीक है। तो बेसिकली फोकसिंग के लिए इनके अंदर क्या होता है कि जिस तरह हम अगर स्नेक की बात करें, तो स्नेक क्या करते हैं, अपने लेंस को बाहर की तरफ, जिस तरह के हम तो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करते हैं ना, स्नेक ने क्या करना है, उसको फॉरवर्ड बैकवर्ड मूव करवाना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि अपने लेंस को बाहर की तरफ मूव करवाएंगे,
तो बेसिकली लेंस ने बाहर की तरफ मूव करना है, ठीक है, नियर बाय ऑब्जेक्ट को फोकस करने के लिए, ठीक है। मतलब कोई चीज़ करीब पड़ी है तो इनके लेंस ने बाहर की तरफ उभर के देखना है, मतलब कि आंख से बाहर की तरफ उसने उभर के देखना है कि ये कौन सी चीज़ यहाँ पे पड़ी हुई है, ठीक है ना। तो बेसिकली इसमें होता है क्या है कि इनका जो आइरिस जो होता है ये कॉन्ट्रैक्ट होता है और प्रेशर जनरेट करता है विट्रस बॉडी के ऊपर, ठीक है। जो इनकी आइज में इनकी विट्रस बॉडी है इसके ऊपर इनके आइरिस ने कॉन्ट्रैक्ट होकर प्रेशर क्रिएट करना होता है। वट इज बेसिकली ए विट्रस बॉडी? विट्रस बॉडी क्या है? ये एक ट्रांसपेरेंट जेल लाइक सब्सटेंस होता है जो लेंस और रेटिना के दरमियान में फिलिंग करता है, ठीक है ना। तो इसने इस ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस के ऊपर आइरिस ने कॉन्ट्रैक्ट होकर प्रेशर क्रिएट करना है, ठीक है। और जैसे ही इस जेल लाइक अपीयरेंस के ऊपर प्रेशर, इस जेल के ऊपर प्रेशर क्रिएट किया जाता है तो क्या होगा, आइज जो है वो लेंस जो है इसको फॉरवर्ड मूव करवा दिया जाता है ताकि आसानी से फोकस किया जा सके नियर बाय ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो बेसिकली हमने यहाँ पे बात की फोकसिंग मेथड पहले स्नेक के अंदर, तो स्नेक के अंदर किस तरह का फोकसिंग मेथड है, जस्ट लाइक ए कैमरा, ठीक है। ये बात हो गई। अब नेक्स्ट हम इसी को जो है वो कंटिन्यू रखते हैं। अच्छा, तो बेसिकली दूसरे रेप्टाइल के केस में क्या होता है, सिलरी मसल्स इन्वॉल्व होते हैं फोकस के लिए, ठीक है, जस्ट लाइक मैमल्स। लेकिन कुछ की डिफरेंस है इसके अंदर मैमल्स के मुकाबले में, अदरवाइज सिलरी मसल्स ही इनके अंदर कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करके जो है वो फोकस जनरेट करवाते हैं। क्लियर। तो अच्छा, अगर हम इनके अंदर बात करें तो सिलरी मसल्स क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे लेंस क्या हो जाएगा, राउंड हो जाएगा। और जैसे ही लेंस राउंड हो जाएगा तो क्या होगा, नियर विजन, राउंडर जो लेंस होते हैं ये नियर विजन के लिए ज़रूरी होते हैं। क्लियर। अच्छा, तो उसके बाद वो कहते हैं कि सिलरी मसल्स अगर रिलैक्स करेगा तो लेंस हो जाएगा फ्लैट, और फ्लैट जो लेंस होते हैं ये डिस्टेंट विजन, मतलब कि दूर की विजन के लिए, दूर के फोकस के लिए ज़रूरी होते हैं। क्लियर। जब लेंस राउंड होता है ऐसे लेंस को नाम दिया जाता है स्फीरिकल लेंस का, ठीक है। तो कुछ बुक्स में वो आपको कहेगा कि लेंस सिलरी मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट करने से लेंस हो जाएगा स्फीरिकल। स्फीरिकल लेंस इज यूज्ड फॉर फोकसिंग ऑन द नियर बाय ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, नियर विजन के लिए। और जब लेंस जो है वो रिलैक्स करेगा यानी कि लेंस फ्लैट हो जाएगा तो ऐसा लेंस क्या होगा, एलिप्टिकल, एलिप्टिकल लेंस, ठीक है। This lens is elliptical lens. So elliptical lens is used for focusing on distant object. It is special for distant vision, ठीक है, distant vision के लिए ये ज़रूरी होता है। अच्छा, तो अब हम बात करते हैं कॉन्स ऑफ रेप्टाइल्स की, ठीक है। तो कॉन्स वो जो है वो स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है ना, फोटो रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है ना। ऐसे फोटो रिसेप्टर रेप्टाइल्स के अंदर जिन्होंने कलर विजन सिस्टम करवाना होगा, ठीक है ना, कलर डिटेक्शन, दिट इज फोटो रिसेप्टर विच इज इन्वॉल्व इन कलर विजन, ठीक है। तो कलर विजन के लिए इसको यूज़ किया जाता है। तो बेसिकली जो कॉन्स होते हैं रेप्टाइल्स के अंदर वो ज़्यादा होते हैं एम्फीबियंस के मुकाबले में। नंबर ऑफ कॉन्स इन रेप्टाइल इज मोर देन दैट ऑफ द एम्फीबियंस, सो दे हैव वेल डेवलप्ड कलर विजन। इसीलिए रेप्टाइल्स के अंदर जो कलर विजन होती है वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड होती है, वेल डेवलप्ड कलर विजन इनके अंदर होती है। क्यों? ताकि प्रे को डिटेक्ट किया जा सके, ठीक है ना। जो है डायगोनल स्पीशीज जिस तरह के मोस्टली स्नेक्स वगैरह हैं, ठीक है ना, पिट वाइपर्स हैं, ये क्या करें, अपने कॉन्स के जरिए जल्द अज जल्द प्री को डिटेक्ट कर लें, ठीक है। क्लियर। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं इनके अंदर जो है वो प्रोटेक्शन किस तरह की जाती है इनके अंदर, इनकी आइज़ की। तो बेसिकली यहाँ तक हम आइज़ का ही टॉपिक यहाँ तक चल रहा है। फर्स्ट हियर विल टॉक अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ देयर आइज़, ठीक है, कि इनके आइज़ को किस तरह प्रोटेक्ट किया जा सकता है। तो इनकी आई के अंदर सबसे पहले हम 3 पार्ट्स देखते हैं इसकी आइज़ के, अपर एंड लोअर आईलिड्स, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, ठीक है, और ब्लड साइनस, ठीक है। 3 ये बेसिक पार्ट्स हैं आइज़ के। तो आईलिड्स बेसिकली होती क्या है, अपर एंड लोअर आईलिड्स की अगर हम बात करें तो ये वो एक ढकना सा नहीं होता जो हम अपनी आईज को बंद करते हैं जिसके ऊपर पलकें लगी होती हैं, ठीक है ना, वो स्ट्रक्चर आईलिड्स हैं। तो बेसिकली वो कहता है कि जो अपर और लोअर आईलिड्स हैं ये प्रोटेक्टिव विंडो के तौर पर काम करती हैं। कभी कभार क्या होता है कि ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है ना, अगर तो ये मूवेबल होंगी, ठीक है ना, मोबाइल होंगी, जिस तरह के लिजर्ड केस में है, ठीक है ना, कि ये मूवेबल होती हैं, ठीक है ना। तो
अगर तो ये मूव कर रही हैं, ठीक है ना, तो क्या करते हैं जब कोई खतरा देखते हैं तो ये अपनी आंखें बंद कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर कुछ केसेस में क्या होता है, अपर और लोअर आईलिड्स आपस में फ्यूज्ड होती हैं, ठीक है ना। कुछ के मोस्टली इनके एम्ब्रियोज में तो फ्यूज्ड ही होंगी और कुछ केसेस में क्या होंगी, आपस में फ्यूज होंगी। तो जब ये फ्यूज होती हैं तो क्या करती हैं, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनता है इन दोनों की फ्यूजन से, जिसको हम कहते हैं स्पेक्टेकल। स्पेक्टेकल जो है ये एक क्लियर स्किन की विंडो है, ठीक है ना। क्लियर स्किन, इट इज ए प्रोटेक्टिव विंडो ऑफ द क्लियर स्किन, ठीक है, जो आईज को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। क्लियर। अच्छा, दूसरी बात है निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन की इनके अंदर। तो निक्टिटेटिंग जो मेम्ब्रेन है ये क्या होती है, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन एक ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलुकेंट थर्ड आईलिड होती है, ठीक है ना। इसको थर्ड आईलिड का नाम दिया जाता है। इसका काम क्या है, इसने प्रोटेक्टिव बैरियर प्रोवाइड करना है। इट प्रोवाइड प्रोटेक्टिव बैरियर अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ डेब्रिस वगैरह, गंदगी के खिलाफ, ठीक है। अगर जिस तरह के अब देखो ना, ये कहीं भी कचरे वगैरह में घुस जाती हैं तो ये निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन की आइज़ को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा क्या है कि ये निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन इनकी बॉडी को, इनकी आइज़ वगैरह को इसने प्रोटेक्ट करना होता है। अंडर वाटर विजन इसने प्रोवाइड करनी होती है। अगर ये पानी के अंदर जो चले जाती हैं वहाँ पे इसने इनको विजन प्रोवाइड करनी है। उसके अलावा इसने इनको ड्राई कंडीशन वगैरह से भी बचाना होता है इस निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन ने। क्लियर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वो बात करता है कि जो ब्लड साइनस, ब्लड साइनस क्या है, ये वो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर ब्लड ने भर जाना होता है, और ये कहाँ पे होता है, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन की जो है ऊपर जो होता है वो प्रेजेंट होता है। तो इसने क्या करना होता है, इसके अंदर ब्लड आके भर जाता है और जो गंदे मवाद को ये फोर्स करता है अब डेब्रिस वगैरह को आइज़ के कॉर्नर से बाहर निकलने के लिए, ठीक है। और ये आइज़ के कॉर्नर से रब करके इस डेब्रिस को बाहर निकाल देती हैं, जो हमारे पास लिजर्ड्स वगैरह होती हैं। तो मोस्टली ये हॉर्न लिजर्ड का केस होता है। तो हॉर्न लिजर्ड एक तो इस तरह डेब्रिस को निकालती है, दूसरी बात हॉर्न लिजर्ड ने क्या करना होता है, जब भी कोई प्रीडेटर वगैरह इसको पकड़ता है तो इसने इससे रप्चर कर देना होता है अपनी ब्लड साइनस को, और वहाँ से जो है वो बहुत ज़्यादा खून निकलना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से जो है वो प्रीडेटर कंफ्यूज होकर इसको छोड़ देता है कि ये कहीं मर गई है या फिर उसने इसको जो है वो ख़त्म कर दिया है, मार दिया है। तो ये इनके अंदर डिफेंसिव मैकेनिज्म है, जैसे ही वो उसको छोड़ता है तो ये वहाँ से दौड़ लगा देती है, ठीक है। तो ब्लड साइनस से एक ब्लड की ही वो एक नाली सी है जो कि जो है वो निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन की बेस पे प्रेजेंट है। ये ब्लड के साथ स्वेल होती है और डेब्रिस को आइज़ के कॉर्नर में ले आती है। उसके बाद ये आइज़ को रब करके इस डेब्रिस को बाहर निकाल लेते हैं और हॉर्न लिजर्ड जो है इसको रप्चर करवा के प्रीडेटर से बच जाते हैं, ठीक है। क्लियर। तो ये इनके अंदर कुछ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर है आइज़ के अंदर। उसके अब बात करते हैं हम इनके मीडियन आई की। तो मीडियन आई जो है इसके लिए अनदर वो टर्म यूज करते हैं, वो है पाइनियल आई, पाइनियल आई और पेरिटल आई, ठीक है। तो पाइनियल और पेरिटल आईज के लिए यूज की जाती है टर्म जो है, ये एक फोटोसेंसरी ऑर्गन होता है जो कि हेड के टॉप के ऊपर पाया जाता है रेप्टाइल्स के, ठीक है ना। रेप्टाइल्स के हेड के टॉप के ऊपर ये पाया जाता है ये फोटोसेंसरी ऑर्गन। तो ये जो है वो हमारे पास जो मीडियन आई है ये मोस्टली टुआटारा के अंदर देखने को मिलेगी, ठीक है, मोस्टली सीन इन टुआटारा, ठीक है। इसके अलावा इग्वानास के अंदर और कुछ टर्टल्स के अंदर आपको इनकी मीडियन आई देखने को मिलती है, ठीक है। तो इसके अलावा क्या है, वो कहता है कि जो फोर ब्रेन ना उसने ऊपर की तरफ उभर के रूफ के ऊपर की तरफ उभर के इस आइज को जो है वो राइज किया है, ठीक है। क्लियर। तो उसके बाद क्या है कि जो हमारे पास वो कहते हैं जो टुटारा का केस होता है, टुआटारा के अंदर जो ये मीडियन आई होती है इसके पास लेंस भी होता है, नर्व भी होती है और रेटिना भी होता है, मतलब कि प्रॉपर आई है टुटारा के अंदर। टुटारा की तीसरी आंख है, ठीक है ना, टुटारा की तो तीसरी आंख भी आ गई है, ठीक है ना। लेंस भी होगा इसके पास, जो है वो नर्व भी होगी टुटारा की मीडियन आईज के पास, ठीक है, और इनके पास रेटिना भी होगा, मतलब एक प्रॉपर आंख इनकी है, टुटारा की तीसरी आंख है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि किस रेप्टाइल की तीसरी आंख है, तो आपको वो टुटारा, ठीक है, इनके पास वो मीडियन आई, पाइनियल आई, पेरिटल आई है बिकॉज इट हैज लेंस, ठीक है। बाकी जो रेप्टाइल्स हैं टुटारा के अलावा उनके अंदर ये बहुत लेस डेवलप्ड
होती है, ठीक है ना। तो मोस्टली इनके अंदर क्या होता है कि ये लेस डेवलप्ड होगी और स्किन के साथ इसको कवर किया जाता है, ठीक है। इसका मतलब कि इमेज वगैरह नहीं बनाती हैं बाकी रेप्टाइल्स के अंदर, ठीक है। और जिसकी वजह से कहा जा सकता है कि इनका काम वहाँ पे है क्या, प्रेजेंट क्यों है। अगर इमेज ही नहीं बना सकती तो इसको आइज क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इनके अंदर ये काम होता है कि ये लाइट और डार्क स्किन के दरमियान में डिफ्रेंशिएट करवा सकती है। लाइट और डार्क जो है पीरियड के दरमियान में ये जो है वो डिफ्रेंशिएशन करवा सकती है बाकी रेप्टाइल्स के अंदर। मतलब कि ये लोकेट कर सकती है पोजीशन ऑफ सन बाकी रेप्टाइल्स के अंदर। अगर उनकी दोनों आंखें बंद भी हो तो ये मीडियन आई ने सन की पोजीशन को लोकेट करके बता देना है। वो किस तरह सन की पोजीशन को लोकेट करेगी, क्योंकि मीडियन आई के पास एबिलिटी है कि वो डार्क और लाइट कलर के दरमियान में डिफरेंस कर सके, डार्क और लाइट पीरियड्स के दरमियान में डिफरेंस कर सके, ठीक है। अब हम बात करते हैं इनके ईयर्स की। ईयर्स की अगर हम बात करें ना, ईयर जो है रेप्टाइल्स का वो दूसरे ग्रुप के मुकाबले में थोड़ा सिग्निफिकेंटली डिफरेंट होता है, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा आवाज़ सुन के ही डिटेक्ट करना होता है। जैसे अगर स्नेक है, स्नेक ने अगर उसका मुंह दूसरी तरफ भी है ना, आप सबस्ट्रेट पे चल रहे हो तो इसने सबस्ट्रेट से वाइब्रेशन रिसीव करके फौरी तौर पर आपको डिटेक्ट कर लेना है, ठीक है ना। तो इसको फौरी तौर पर वो आवाज़ की जो वाइब्रेशन की लहरें इनकी कानों तक पहुँच जाती हैं, ठीक है ना। तो इनके जो कान होते हैं वो काफ़ी वेरी करते हैं। तो ईयर जो होता है स्नेक का, ये डिटेक्ट कर सकता है। स्नेक का जो ईयर होता है सबस्ट्रेट बॉर्न वाइब्रेशन, सबस्ट्रेट के अंदर चलने फिरने वाली वाइब्रेशन ये फौरी तौर पर डिटेक्ट कर लेगा। तो ये इनके अंदर सबस्ट्रेट वाइब्रेशन डिटेक्शन की जा सकती है, ठीक है ना। तो अब बेसिकली होता क्या है कि इनके अंदर ना जो स्नेक का ईयर होता है ना, उसके अंदर ना तो मिडल ईयर कैविटी है, ना ऑडिटरी ट्यूब है, ना टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है। स्नेक के अलावा अगर हम लिजर्ड की बात करें, अगर हम टर्टल्स, लिजर्ड के अंदर मोस्टली इग्वाना और जैकोज हैं, ठीक है। टर्टल्स की बात करें या हम बात करें क्रोकोडाइल्स की, ठीक है। एक मिनट, क्रोकोडाइल के स्पेलिंग देख लो, ठीक है ना। क्रोकोडाइल्स वगैरह की अगर हम बात करें तो इनके अंदर इन तीनों केसेस में क्या होता है, इनके अंदर मिडल ईयर कैविटी भी प्रेजेंट होती है, इनके अंदर ऑडिटरी ट्यूब भी प्रेजेंट होती है, इनके अंदर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है। बताने का मकसद ये है कि ये भी तो रेप्टाइल्स है ना। लेकिन अगर हम स्नेक की बात करें तो इसके अंदर ना तो मिडल ईयर कैविटी, स्नेक की लेग लिजर्ड होगी, या फिर हमारे पास एम्फिस बनी है जो कि ब्यूरिंग लिजर्ड है, उसके अंदर ना तो मिडल ईयर कैविटी होगी, ना इनके अंदर ऑडिटरी ट्यूब होगी, और ना ही उनके अंदर क्या होगी, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। क्लियर। अच्छा, स्नेक ना सबस्ट्रेट बोन वाइब्रेशन की तो हमने बात कर ली ना, कि रिसीव करते हैं। हाउ दे रिसीव, क्योंकि आपको पता है कि जा जो होते हैं, जा बोन और स्टेप्स की दोनों रिसीव करते हैं सबस्ट्रेट वाइब्रेशन। तो स्नेक्स के अंदर क्या होता है कि जो जा बोन होते हैं ये आर्टिकुलेट करते हैं, लिंक्ड करते हैं स्टेप बोन के साथ, जिसकी वजह से ये आसानी से सबस्ट्रेट के अंदर होने वाली वाइब्रेशंस को डिटेक्ट कर सकते हैं। क्लियर। उसके अलावा स्नेक्स जो है वो एयरबोर्न वाइब्रेशन भी डिटेक्ट कर सकते हैं। इनके पास एबिलिटी होती है, दे कैन आल्सो डिटेक्ट एयरबोर्न वाइब्रेशन। क्लियर। तो अगर हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की बात करें तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन एक हेयरिंग स्ट्रक्चर होता है रेप्टाइल्स के अंदर, ठीक है। क्लियर। तो एक बेसिकली एक हेयरिंग स्ट्रक्चर है जिसने क्या करवाना है, जिसने लिंक करवाना होता है एक्सटर्नल ईयर को मिडल ईयर के साथ, ठीक है। एक्सटर्नल ईयर को ये मिडल ईयर के साथ जो है वो रिलेट करवाएगा, ठीक है। एक थिन सी लेयर होती है, ठीक है ना। एक थिन ट्रांसलुकेंट सी लेयर होती है, ट्रांसपेरेंट सी लेयर होती है, ठीक है। क्लियर। तो ये पाई जाती है लिजर्ड के अंदर, टर्टल के अंदर, टर्टोइस के अंदर और क्रोकोडाइल के अंदर। इसके अलावा स्नेक्स वगैरह में ये एब्सेंट होती है। इसका काम क्या है कि इन्होंने वाइब्रेट करना होता है, इस मेम्ब्रेन ने वाइब्रेट करना होता है इन रिस्पॉन्स टू दी एयरबोर्न वाइब्रेशन। एयर के अंदर होने वाली हर किस्म की वाइब्रेशन से इन्होंने जो है वो वाइब्रेट करना होता है। क्लियर। तो अगर हम बात करें जो ये हमारे पास क्रोकोडाइल्स वगैरह हैं उसके अंदर ये मूवेबल भी होती है, ठीक है ना, और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, ठीक है। तो मैंने पहले भी बात की कि जो स्नेक्स वगैरह हैं इनके अंदर ये नहीं होती है, तो उसके लिए ये जो वाइब्रेशन डिटेक्ट करते हैं ये अपनी जा बोन के ज़रिए डिटेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। क्लियर। अच्छा, तो उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट ऑडिटरी ट्यूब की, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की मैंने बात कर ली, मैं बात करूँगी यहाँ पे ऑडिटरी ट्यूब की।
तो अडल्ट्री ट्यूब बेसिकली एक नैरो कनाल होती है, एक नैरो ट्यूब होती है जो कनेक्ट करती है मिडल ईयर कैविटी को फेरिंग्स के साथ, ठीक है। फेरिंग्स और फेरिंग्स क्या है, इनका थ्रोट, इनका गला, तो इसने मिडल ईयर कैविटी को फेरिंग्स के साथ कनेक्ट करवाना होता है, ठीक है। तो ये लिजर्ड्स और क्रोकोडाइल के अंदर मोस्टली प्रोमिनेंट देखने को मिलती है, ठीक है। तो अगर हम इनके फंक्शन की बात करें तो इसने क्या करना होता है, इसने एयर प्रेशर को इक्वलाइज करना होता है, ठीक है। विल इक्वलाइज द एयर प्रेशर। अच्छा, उसके बाद इसने क्या करना होता है, इसने मिडल ईयर की सिक्रिएशन को नेक्स्ट ड्रेन करना होता है। इट विल ड्रेन द मिडल ईयर सिक्रिएशन नेक्स्ट। थर्ड इसका फंक्शन है, इसने प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी होती है एयर को अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है। किसी भी इन्फेक्शन के खिलाफ ये जो है वो प्रोवाइड करेगा प्रोटेक्शन, ठीक है। अब हम बात करते हैं इनके अंदर ओल्फैक्टरी सेंसेस की। तो अगर हम ओल्फैक्टरी सेंसेस की बात करें तो रेप्टाइल्स बहुत हैवीली डिपेंड करते हैं अपने ओल्फैक्टरी सिस्टम के ऊपर फॉर सर्वाइवल, ठीक है। तो ये अपने ओल्फैक्टरी सिस्टम को यूज़ करते हैं प्री को डिटेक्ट करने के लिए, प्रीडेटर को अवॉइड करने के लिए, अपने मेट को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है ना। तो बेसिकली जो रेप्टाइल्स होते हैं इनका जो ओल्फैक्टरी सेंसेस होती हैं ये ज़्यादा डेवलप्ड होती हैं एज कम्पेयर टू दी एम्फीबियन। इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर पार्शियल सेकेंडरी पैलेट है, ठीक है। तो सेकेंडरी पैलेट ने क्या करना होता है, इसने सेपरेट करवाना होता है नेजल कैविटी को ओरल कैविटी से बेसिकली। तो बेसिकली क्या है कि ये जो पार्शियल है मतलब कि टोटली एक दूसरे से सेपरेट नहीं है, थोड़ा बहुत लिंक्ड है नेजल कैविटी का ओरल कैविटी के साथ, ठीक है। तो जिसकी वजह से ओल्फैक्टरी एपिथेलियम जो है नेजल कैविटी के अंदर मौजूद जो ओल्फैक्टरी एपिथेलियम होता है उसको ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस प्रोवाइड की जाती है। इस पार्शियल जो पार्टीशन की वजह से क्या होता है कि ये लिमिटेड थोड़ा सा सांस ले सकते हैं जब इनके मुंह में खुराक होती है। अगर तो सेकेंडरी पैलेट बिल्कुल ही एब्सेंट हो तो जो है वो ऑर्गेनिज्म सांस ही नहीं ले सकता जब इनके अंदर मुंह के अंदर खुराक होती है। लेकिन अगर पार्शियल प्रेजेंट है मतलब कि थोड़ी सी सांस ले सकता है जब वो खुराक मुंह में प्रेजेंट होती है। तो मोस्टली इनके अंदर पार्शियल सेकेंडरी पैलेट जो है वो देखने को मिलते हैं। क्लियर, ठीक है। तो अगर हम बात करें इसकी ओल्फैक्टरी एपिथेलियम की भी हमने बात कर ली, नेजल कैविटी में होती है, डिटेक्शन करती है, ठीक है ना, सीवरल काइंड के एयरबोर्न केमिकल्स वगैरह की, ठीक है। फिर वो बात करते हैं ब्लाइंड एंडिंग पाउचेज होते हैं इनके अंदर, ठीक है, जो कहाँ पे जो माउथ कैविटी के अंदर ओपन होते हैं सेकेंडरी प्लेट से गुजर के, क्योंकि सेकेंडरी प्लेट पार्शियल है ना, तो इसमें से क्या गुजर के इसमें इन ब्लाइंड एंडिंग पाउचेज ने गुजर के कहाँ पे इंटर होना है, इसने माउथ कैविटी के अंदर इंटर होना होता है, ठीक है ना। तो ये जो ब्लाइंड एंडिंग पाउचेस हैं इनको नाम दिया जाता है जैकोब्सन ऑर्गन का, ठीक है ना। तो ये नाम दिया जाता है, मैं आपको दिखा भी सकती हूँ कि ये इस तरह के ये पाउचेस होते हैं, ठीक है, जैकोब्सन ऑर्गन, जिसने यहाँ से गुजर के कहाँ पे ओपन होता है इनके माउथ कैविटी के अंदर ओपन होना होता है, क्योंकि नेजल कैविटी और माउथ कैविटी दोनों ही लिंक्ड है ना, क्योंकि सेकेंडरी पैलेट ने इन दोनों को सेपरेट नहीं किया। तो इसने यहाँ से नेजल कैविटी से गुजर के कहाँ पे आना होता है, माउथ की तरफ, माउथ कैविटी की तरफ आना होता है। तो इसने क्या करना होता है, इसने यहाँ पे माउथ कैविटी के अंदर आके यहाँ पे नॉन वोलेटाइल केमिकल क्यूज को डिटेक्ट करना होता है, जो कौन कौन से हैं, फेरोमोन्स हैं, ठीक है। उसके अलावा प्रीडेटर वार्निंग है, ठीक है। उसके अलावा ये प्री ट्रेल कंपाउंड्स वगैरह, इसने इन सबको यहाँ पे डिटेक्ट करवाना होता है। क्लियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर फेरोमोन्स, ठीक है। तो फेरोमोन्स को यूज करते हैं मेटिंग के लिए, मेटिंग के दौरान, ठीक है, अपनी डोमिनेंस के लिए को शो करने के लिए, ठीक है ना। तो इसके अलावा अगर हम फीमेल स्नेक की बात करें तो वो अपने फेरोमोन्स को यूज़ करती है मेल्स वगैरह को अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। और लिजर्ड्स अपने फेरोमोन्स को यूज़ करती है, ठीक है, किस लिए, अपनी टेरिटरी को मार्क करने के लिए कि भाई ये जगह जो है वो सारी मेरी है, ठीक है। उसके बाद वो बात करता है फेरोमोन्स के अलावा बात करता है प्रीडेटर वार्निंग की, कि अगर किसी भी एनिमल ने, ठीक है ना, एनिमल ने वार्न करना हो प्रीडेटर को डेंजर
डेंजरस प्रीडेटर को, तो वहाँ पे वो अपने फेरोमोन्स रिलीज कर देता है, ठीक है, क्लियर। तो उसके बाद क्या होता है कि प्री ट्रेल में कंपाउंड, तो ये क्या करते हैं, ये हिडन प्री को जो है वो ट्रैक करने के लिए, ठीक है, यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, मॉनिटर डिजर्ट जो होती है ये जो है वो डिटेक्ट कर सकती है डिकेइंग फ्लैश लिपिड को लॉन्ग डिस्टेंस तक ये डिटेक्ट कर सकती है, ठीक है, और जाकर उसको पकड़ के प्री को नेक्स्ट मजीद तोड़ मरोड़ देती है, ठीक है, क्लियर। तो इसके जो हेल्प करता है, कौन करता है ये हेल्प करना, कौन करवाता है इसको, वो ये करवाते हैं जैकोब्सन ऑर्गन, ठीक है। इन सब को डिटेक्ट करने के लिए, इन सब की डिटेक्शन के लिए जो हेल्प करवाता है इनको, वो इनका जैकोब्सन ऑर्गन होता है, जो कि एक ब्लाइंड एंडिंग पाउचेस होते हैं, इनकी माउथ कैविटी के अंदर ओपन होते हैं, ठीक है, स्कैंट्री पैलेट से गुजर के ये इनकी माउथ कैविटी के अंदर ब्लाइंड एंडिंग पाउचेस ओपन होते हैं, क्लियर। अच्छा, जो टंग होती है वो कहते हैं स्नेक्स की, तो ये क्या करती है, ये फोक्ड टंग होती है, ये एक ओल्फैक्टरी टंग के तौर पर एक्ट कर रही होती है, ठीक है। अच्छा, बेसिकली क्या होगी, स्नेक की टंग बाहर आएगी, ठीक है, और दोबारा वापस चले जाएगी जैकोब्सन ऑर्गन के अंदर। जैकोब्सन ने जो इस टंग के ऊपर मौजूद ओडोर है, जो भी बदबू वाले मॉलिक्यूल्स वगैरह लगे हैं, उसको डिटेक्ट करना होता है, ठीक है, और उसके बाद इसने क्या करना होता है, उसके मुताबिक डिटेक्ट करना होता है कौन कौन से केमिकल्स है एयर में, ठीक है। पहले टंग बाहर निकलेगी, फिर जैकोब्सन ऑर्गन के अंदर दोबारा चले जाएगी, और फिर उसने उस ऑर्गन ने डिटेक्ट करना है नेक्स्ट कि इस टंग के ऊपर कौन कौन से केमिकल्स लगे हुए हैं। टुटारा जो होते हैं ये भी अपने जैकोब्सन ऑर्गन को यूज़ करती हैं, जो इनके मुंह के अंदर चीज़ें पड़ी होती हैं, इनके माउथ के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट्स पड़े होते हैं उनको टेस्ट करने के लिए टुटारा अपने जैकोब्सन ऑर्गन का यूज़ करते हैं, क्लियर। बेसिकली एक और पॉइंट है इनका, वो है इनका पिट ऑर्गन, ठीक है, एक छोटा सा लास्ट वाला पॉइंट है रेप्टाइल्स के जो सेंसरी ऑर्गन है, ठीक है। तो पिट ऑर्गन जो होता है ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, फेस की दोनों साइड पे प्रेजेंट होता है, आईज और नोस्ट्रिल के दरमियान में। इट इज़ ए हीट सेंसिटिव ऑर्गन बिटवीन आईज एंड नोस्ट्रिल प्रेजेंट इन दी ऑन दी बोथ साइड ऑफ दी फेस, ठीक है, फेस की दोनों साइड पे ये प्रेजेंट होता है, और ये हीट सेंसिटिव ऑर्गन होता है, ठीक है। बेसिकली ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इनकी दोनों साइड पे प्रेजेंट होता है एक डिप्रेशन में, ठीक है, इट इज़ प्रेजेंट डीपली, इसीलिए वो डिप्रेशन का नाम दे रहा है, डीपली ये प्रेजेंट होता है दोनों साइड्स के ऊपर, ठीक है। अच्छा, इनके ऊपर ना, इस डिप्रेशन के ऊपर सेंसरी एपिथेलियम प्रेजेंट होते हैं। इन सेंसरी एपिथेलियम को यूज़ किया जाता है इंफ्रारेड रेडिएशंस वगैरह को डिटेक्ट करने के लिए, जिस तरह के जो कि इंफ्रारेड रेडिएशंस वार्म ब्लडेड परी वगैरह प्रीडेटर वगैरह डिटेक्ट करते हैं, ठीक है ना, इनको ये डिटेक्ट करती हैं। बेसिकली इसको नाम दिया जाता है थर्मल विजन का, मतलब कि हीट के जरिए देखना, हीट की तरह देखना, ठीक है ना, मतलब कि विजन के जरिए हम किसी चीज़ को डिटेक्ट करते हैं ना, तो ये किसके जरिए करता है, हीट के जरिए डिटेक्ट करता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ए थर्मल विजन, थर्मल डिटेक्शन, ठीक है, क्लियर। का फ़ायदा क्या है कि जो रेप्टाइल्स हैं ये कंप्लीट डार्कनेस में भी जो है वो हंट कर सकते हैं। इट इज़ यूज टू हंट इन कंप्लीट डार्कनेस, या फिर किसी प्रीडेटर से कंप्लीट डार्कनेस में बचा जा सकता है। जिस तरह के सांप है, फुल अंधेरा भी होगा ना, तो अगर उसने जो है वो बाइट करना है, उसने जो है डंग मारना है, वो फुल अंधेरे में भी मार लेगा, क्योंकि उसको जो है वो कंप्लीट डार्कनेस में भी सेंसिंग मिल जाती है, ठीक है ना, सराउंडिंग सेंसिंग उसको मिल जाती है, ठीक है, क्लियर। तो ये बेसिकली किन जो है रेप्टाइल्स के अंदर मोस्टली देखने को मिलता है, एक है रेटल स्नेक, ठीक है, और दूसरा है पिट वाइपर्स। ये मोस्टली ये वाला पिट ऑर्गन इनके अंदर होते हैं, और ये पिट ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं इनकी थर्मल विजन के अंदर, क्लियर, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको जो है यहाँ पे नर्वस और सेंसरी सिस्टम्स इन रेप्टाइल्स की समझ लगी होगी, लेकिन किसी भी किस्म की कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।